नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ हूं और आज का मेरा टॉपिक है खंड काव्य मुक्त यज्ञ। जैसे खंड काव्य है ना, जो लोग भी कक्षा 12 में पढ़ते हैं यूपी बोर्ड से, उनके लिए अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य पढ़ने होते हैं। उसी में से एक खंड काव्य आज मुक्ति यज्ञ का वीडियो हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जो भी सम्मानीय अभिभावकगण, शिक्षकगण, प्रधानाचार्यगण हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, सभी का सस्नेह अभिवादन। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे हैं, सभी को ढेर सारा प्यार। और इसके साथ ही मैं बताता चलूं कि ये जो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, ये खंड काव्य हमारा कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर आदि जिलों में संचालित होता है। खंड काव्य, ध्यान रखने वाली बात है कि अलग अलग जिलों के हिसाब से होगा। मेरे स्क्रीन पे भी देखिए ऊपर लिखा हुआ है, जिलों का नाम देख लेंगे, उन्हीं जिलों के बच्चे इस खंड काव्य पर ध्यान देंगे। अन्य जिलों के बच्चों के लिए अन्य खंड काव्य होते हैं, जिनका वीडियो मैं बैक टू बैक अपने इसी चैनल पर तैयार कर रहा हूं। कुछ एक तो तैयार हो चुके हैं, एक दो जो शेष बचे उनका भी जल्दी से जल्दी तैयार होकर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं बिना कोई समय इन्वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पे। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जो कि गांधी जी के चरित्र पर आधारित है। इसके जो मुख्य नायक हैं वो महात्मा गांधी हैं और भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि को लेकर के लिखा गया ये खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी की लेखनी से निकला है। जी हाँ मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो इसके कवि हैं, यानी इसके रचनाकार हैं। बहुत ही सुंदर ओजस्वी शैली में लिखा गया ये खंड काव्य कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर, और इन जिलों से टूट करके यदि कोई जिले बने होंगे तो उन जिलों के बच्चों को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि अच्छा लगता है कंटेंट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो एक बार फिर से जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से मैं रविकांत त्रिपाठी आपका अभिवादन करता हूं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे कि मुक्त यज्ञ खंड काव्य से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। मित्रों, अगर प्रश्न उठता है आपके सामने कि मुक्त यज्ञ जो खंड काव्य है इसकी कथा वस्तु यानी इसके कथानक को संक्षेप में लिखिए, क्योंकि साधारणतः प्रश्न ऐसे ही आता है कि इसकी कथा वस्तु यानी कथानक को संक्षेप में लिखिए, या मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशिष्ट यानी प्रमुख घटनाओं का वर्णन करिए, या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम का विवरण प्रस्तुत करिए, या फिर मुक्ति यज्ञ सन 1921 से लेकर के सन 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है, इस बात पर प्रकाश डालिए यानी इस उक्ति पर प्रकाश डालिए, या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सार प्रस्तुत करिए, या फिर मुक्त काव्य खंड काव्य के आधार पर स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं पर प्रकाश डालिए। यदि इस तरह के कोई भी प्रश्न आपके सामने उठते हैं, यानी कुल मिलाजुला कर किससे कथानक, कथा वस्तु या विषय, तो इसमें हम लोग को पूरे के पूरे खंड काव्य की समरी प्रस्तुत करनी होती है, यानी इसका सारांश लिखना होता है। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार हो सकता है, स्क्रीन पे मेरे साथ साथ चल रहा है, इसको आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर अगर विषय वस्तु पूछेगा यानी उसकी जो समरी कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा जो रचित लोकायतन महाकाव्य है उसका एक छोटा अंश है। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है महाकाव्य, उसका एक छोटा अंश है, और इसमें भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथा यानी उसके आंदोलन की जो प्रस्तुतिकरण है वो की गई है। मुक्त यज्ञ की अगर कथा वस्तु पे बात करें तो संक्षेप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम में अंग्रेजों का जो नमक कानून है उसको तोड़ने के लिए 24 दिनों की दांडी यात्रा करते हैं और दांडी गांव पहुंचते हैं और सागर तट पर नमक बना करके नमक के कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं। वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी, जन के राम गए थे फिर वन। देखिए कैसे इन्होंने लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने, स्टेटमेंट इनका देखिए कि जन के राम, वो तो राम जो थे ही, आज गांधी जी को राम के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहते हैं कि वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी, जन के राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, दांडी ग्राम बना बलि प्रांगण, यानी दांडी ग्राम बलि का प्रांगण बना था, सिंधु के तीर पर वो नमक कानून तोड़े थे, जन के राम बन करके गांधी जी वहां पहुंचे थे।
देखिए, गांधी जी का उद्देश्य दरअसल नमक बनाना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से वह अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना चाहते थे और सामाजिक चेतना का प्रस्फुटीकरण करना चाहते थे। वो सत्य और अहिंसा के बल पे वो अपनी बात को रखना चाहते थे और अंग्रेजों का जो दमन चक्र था उसको तोड़ना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों का दमन चक्र रुका नहीं, वो पहले की भांति चलते रहा। गांधी जी को भी अन्य नेताओं की तरह कारागार में डाल दिया गया। जैसे तैसे दमन चक्र बढ़ता गया, मतलब जिस प्रकार से अंग्रेजों का दबाव उस पर बढ़ता गया, वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। ये जो मुक्ति यज्ञ शब्द आया है, यह उस काले कानून यानी नमक कानून के विरोध के लिए जो असहयोग आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम स्वामीनाथन पंत ने मुक्ति यज्ञ दिया है। तो यह मुक्ति यज्ञ भी उसके साथ साथ तेज होता चला गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का तरीका समझाया, उसके लिए प्रेरित किया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भी प्रोत्साहित किया। सभी देशवासी एक साथ एकजुट होकर के गांधी जी के साथ साथ चलने लगे, गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगे। कहते हैं ना, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो गांधी जी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था, प्रभाव इतना ज्यादा था, सब लोग उनके पीछे पीछे चलने गए और एक अपूर्व जागृति, यानी ऐसी जागृति जो पहले कभी नहीं प्रस्फुटित हुई थी, वैसी जागृति समाज के सामने दिखाई दी। अगर आगे बात करें तो मुक्ति यज्ञ कहता है कि गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाने के लिए आमरण अनशन प्रारंभ किया, इसकी भी गाथा है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय लिया। सन 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे। भारतीयों द्वारा इस साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और मैकडॉनल्ड अवार्ड के द्वारा केंद्र और जो प्रांत की सीमाएं थीं, उसको जब भारत को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, यानी भारत को बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, इसका भी गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया है। इससे भारतीय समाज में असंतोष की सीमा बढ़ी है, चारों तरफ असंतोष फैलने लगा है। और जो कांग्रेस थी, क्योंकि उस समय वही एक पार्टी थी कांग्रेस जो भारत की एकता और आज़ादी के समय के उससे लड़ रही थी, तो कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों के जो कुछ नेतागण थे उनका समर्थन लिया और समर्थन करके एक मंत्रिमंडल बनाया और उस मंत्रिमंडल के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस का जो सहयोग था उसको शर्तें जो थी वो ब्रिटिश सरकार को माने नहीं थी, यानी कांग्रेस तो देश की आज़ादी के लिए काम कर रही थी और जो विदेशी आक्रांता थे वो अपने लाभ के लिए काम कर रहे थे। तो जो कांग्रेस की जो शर्तें थी वो शर्तें ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आई। इस वजह से गांधी जी ने वहां पे फिर एक बार सामने आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू किया। सविनय अवज्ञा माने प्रार्थना भी करेंगे और आपकी बात भी नहीं मानेंगे। सविनय यानी विनय के साथ अवज्ञा करेंगे, यानी आपकी बात नहीं मानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तब तक जो है जापान वो विश्व युद्ध में शामिल हो गया और इस वजह से ब्रिटिश सरकार बहुत ही ज्यादा दबाव में आ गई और इस दबाव में आने से भारत की स्वतंत्रता संबंधी संभावनाओं पर विचार होने लगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो क्रिप्स मिशन भारत आया है, उसका भी भारतीय जनता ने विरोध किया है। और सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान शामिल हो गया तो ब्रिटिश सरकार को लगा दिखाई देने के, अरे बाप रे बाप, जापान जब उस पर अमेरिका पे इतना ज्यादा दबाव बना लिया है तो हमको तो छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए वो ब्रिटिश सरकार बड़ी दबाव में आ गई। और जब गांधी जी ने यहां पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 1942 में दिया, उसी रात में गांधी जी और अन्य जो उनके बड़े बड़े नेता थे वो अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, यानी बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने बालकों पे, वृद्धों पे, स्त्रियों पे भीषण अत्याचार प्रारंभ कर दिया और यह जो अत्याचार हुआ ना उसने भारतीय समाज के अंदर और आक्रोश भरा और यह आक्रोश अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत की कील बनता चला गया। चारों तरफ हड़ताल, चारों तरफ तालाबंदी शुरू हो गई। अंग्रेजी शासन जो है ना इस आंदोलन से पूरी तरह से अंदर अंदर हिल गया। गांधी जी तो जेल में बंद थे। अरे भाई, वो उन्होंने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था ना, ये कारण था गांधी जी के साथी नेता सभी जेल में बंद थे। जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया और ये सूचना जब बाहर पहुंची तो एक प्रबल हिंसा का दौर शुरू हुआ। चारों तरफ एक अजीब टाइप का आक्रोश भारतीय समाज में फैल गया जो अंग्रेजों के विरोध का बहुत बड़ा कारण बना। आगे बात करें तो आजाद हिंद सेना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी गठित की और उन्होंने भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने की योजना बनाई। सन 1945 ईस्वी में सारे बंदी बनाए नेता, जितने भी नेता बंदी बनाए गए थे, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से, चाहे अंग्रेजों भारत छोड़ो की वजह से, चाहे साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, चाहे क्रिप्स मिशन का विरोध करने के लिए, जितने भी नेता बंदी बनाए गए थे सारे के सारे बंदी बनाए गए नेता छोड़ दिए गए और भारतीय समाज में स्वतंत्रता को प्राप्त करने की एक जो लहर थी ना वो फिर से उमड़ने लगी। तब तक क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस का एक वायुयान दुर्घटना में निधन हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस का वायुयान दुर्घटना में निधन हो जाता है, इसकी सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है, देश की जनता एक बार फिर से मुखर हो जाती है।
सन 1942 में ही भारत के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग भी सामने आ गया और वह भी बीच में टांग अड़ा बैठा, जिसकी वजह से भारत के विभाजन की मांग प्रस्तुत हो गई और अंततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को विभक्त करके, यानी एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान का विभाजन करवा करके अंग्रेजों ने भारत को तो छोड़ा। हाँ, यह अलग बात है कि एक और देश में जहां पे स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच गंभीर संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस संघर्ष से दुखी होकर के, जो गंभीर संघर्ष, जो खूनी संघर्ष पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, इसको लेकर के गांधी जी ने आमरण उपवास रखने का निश्चय किया। मतलब जब तक मर न जाऊं तब तक उपवास पे ही रहूंगा। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा से लौटते हुए गोडसे, जो यानी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दी। यह जो दुखद घटना थी, यानी जो हत्या थी गांधी जी की, इसके पश्चात कवि के द्वारा, यानी सुमित्रानंद पंत के द्वारा भारत की एकता के कामना के साथ इस खंड काव्य का समापन कर दिया जाता है। तो ये मतलब एक समरी रही कि गांधी जी ने किस प्रकार से नमक आंदोलन के लिए दांडी तक की यात्रा की। उसके बाद उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, उसके बाद उन्होंने क्रिप्स मिशन का विरोध किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। उसके बाद से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। कालांतर में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कारागार में हुई है और अंग्रेजों के द्वारा सन 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन करवा करके स्वतंत्रता दे दी गई है। इन सबके साथ ही इस खंड काव्य का यहाँ पे समापन हो जाता है। लेकिन हाँ, ये नोट करने वाली चीज है कि बहुत ही सशक्त और बहुत ही प्रभावशाली चित्र खींचने का प्रयास कवि ने यहाँ पे किया है। इसमें उस युग का वह इतिहास अंकित है जब भारत में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी, जब भारत का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को केवल सहयोग करना चाहता, वो सोचता भी नहीं था कि इसका उद्देश्य क्या है, बस ये पता चल जाना चाहिए था कि देश की आजादी के लिए काम कर रहा है, तो उसके पीछे चल देने वाली जो प्रॉपर्टी थी उसका इन्होंने बहुत ही सशक्त चित्रण किया है। इनके खंड काव्य राष्ट्रीयता और देशभक्ति संकुचित नहीं है बल्कि मुखर होकर के दिखाई दी है। कुल मिलाकर निष्कर्ष स्वरूप में कहा जा सकता है कि मुक्ति यज्ञ जो है वो गांधी युग के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है, यानी बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। मित्रों, दूसरे क्वेश्चन के बारे में अगर पूछ दिया कि मुक्ति यज्ञ के प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण करिए या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रमुख पात्र का चित्रण करिए, या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का वही अंश उभारा गया है जो भारतीय जनता को शक्ति और प्रेरणा देता है, सतर्क प्रमाणित करिए। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ना, इन क्वेश्चंस का हम लोग अर्थ कैसे लिखेंगे? अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रपिता और राष्ट्रनायक महात्मा गांधी ही मुक्ति यज्ञ के पिरोधा हैं, खंड काव्य की कथा वस्तु के आधार पर इस कथन की समीक्षा करिए, उनका चरित्र चित्रण करिए। प्रश्न पूछ दिया कि मुक्ति यज्ञ में कथित उन सिद्धांतों का उल्लेख करिए जिसके आधार पर गांधी जी ने देश हित के कार्य किए। तो इन प्रश्नों के आधार पर हम क्या पाएंगे कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का जो नायक है, नायक कौन? गांधी जी। उन गांधी जी के चरित्र चित्रण पर प्रभाव डालना है। तो अब हम कैसे इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? तो इसके प्रकाश डालने के लिए हमको हेडिंग बनानी पड़ेगी। जैसे एक हेडिंग हमने क्या बनाया? प्रभावशाली व्यक्तित्व। गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा है? गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है। उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था। चुंबकीय मतलब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाला प्रभाव था। उनकी दांडी यात्रा के संबंध में कवि क्या कहता है? जो उनकी दांडी यात्रा थी उसमें कवि कहता है, वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी, जन के राम गए थे फिर वन। जन के राम, लोग जिस तरह राम को प्रेम करते थे वैसे ही गांधी जी को प्रेम करते थे, ऐसा कवि ने दिखाया है। यानी कवि का व्यक्तित्व, नायक का व्यक्तित्व कैसा है? अत्यंत ही प्रभावशाली है। दूसरी बात करें कि सत्य, प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक हैं गांधी जी। ये हम लोग तो बचपन से जानते आए हैं, लेकिन मुक्ति यज्ञ खंड काव्य इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है। जीवन के सिद्धांतों में सत्य, प्रेम और अहिंसा ये गांधी जी के प्रमुख तत्व हैं। अपने इन 3 आध्यात्मिक अस्त्रों के बल पर गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार की दम नींव हिला डाली थी और इन्हीं सिद्धांतों को वो अपने जीवन में अक्षरशः उतारते भी थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हिंसा का साथ नहीं दिया, हमेशा अहिंसा के साथ ही रहे। दृढ़ प्रतिज्ञ, जो कर लिया वो छोड़ा नहीं, मतलब जो चीज मस्तिष्क में आ गई, जिसको तय कर लिया कि ये करना है तो करना है। मुक्ति यज्ञ के जो नायक हैं यानी गांधी जी, जो भी कार्य आरंभ करते हैं उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। वो अपने निश्चय पे अटल रहते हैं। अंग्रेजी सत्ता का दमन चक्र भी इस व्यक्ति को कहीं हिला नहीं पाया। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की अगर प्रतिज्ञा ली तो वह प्रतिज्ञा पूरी करके ही दम ली। कवि कहता है यहाँ पे, प्राण त्याग दूंगा पथ पर यदि उठा सका न मैं नमक कर। यदि मैं नमक कर उठा नहीं पाया तो प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं यदि नमक कर, लौट न आश्रम में आऊंगा जो स्वराज ला नहीं घर पर।
यानी अगर मैं घर पे स्वराज नहीं ला पाया तो मैं लौट करके घर नहीं आऊंगा, यह प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति है। जातिवाद के विरोधी, गांधी जी जातिवाद, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के प्रबल विरोधी हैं। गांधी जी का यह मत था कि भारत जो है ना वो जातिवाद और अस्पृश्यता छुआछूत के चक्कर में पड़ करके कमजोर हो रहा है, एक दूसरे से वो दुराव मान रहा है, संगठन नहीं बन पा रहा है। उनके दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, कोई अस्पृश्य कोई अछूत नहीं था। यही कारण है कि जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। कवि की ये पंक्तियां समर्थन करती हैं कि भारत आत्मा एक अखंडित रहते हिंदुओं में हरिजन, भारत आत्मा एक अखंडित रहते हिंदुओं में ही हरिजन, जाति वर्ण अघपोष चाहते वो संयुक्त रहे भू जनगण। यानी हरिजन और ब्राह्मण एक साथ रहते हैं, ये हम हिंदू हैं, हमको एक साथ संगठित होकर रहना चाहिए, इस बात के समर्थन करता है गांधी जी। जन नेता, जी हाँ बिल्कुल जन के नेता हैं। कहा ना जन के राम गए थे फिर वन, लोगों के नेता थे, लोगों ने अपना नेता उन्हें माना था, जबरदस्ती वो नेता नहीं बने थे। जन जन के अंदर उन्होंने इस बात की अलख जगा दी थी कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, मेरे साथ अगर आओगे तो तुम्हारा फायदा होगा। वो जन के नेता हैं, उनके एक संकेत मात्र पर लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए निकल पड़ते हैं। कवि ने पंक्तियां लिखी हैं कि मुट्ठी भर हड्डियां बुलाती निकल पड़ते सब बाहर। गांधी जी का क्या था, तुम रक्तहीन तुम मांसहीन, माने यह स्थिति थी, मतलब शरीर एकदम कृशकाय था। तो कहते हैं मुट्ठी भर हड्डियां, गांधी जी का शरीर कहा है मुट्ठी भर हड्डियां बुलाती और सब लोग क्या होते हैं, निकल पड़ते सब बाहर। लोग छोड़ घर द्वार मान पद हंस हंस बंदी गृह देते भर। मान मोह मद माने मैं क्या हूं, अपना अभिमान छोड़ करके अपना मोह छोड़ करके जो जेल और कारागार है लोग भर देते थे, जेल और कारागार में जा करके बंदी बन जाते थे। यानी गांधी जी के कहने पर एक बार तुरंत लोग अपने घर से निकल पड़ के आंदोलन में कूद जाते थे। और यही कारण था कि उनके नेतृत्व में लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और यह लड़ाई उनको प्रभाव में लाई और उन्होंने इस बात को जीता भी। मानवता के अग्रदूत, जी हाँ गांधी जी मानवता के अग्रदूत हैं, अपना संपूर्ण जीवन मानवता की त्याग सेवा और समर्पण में लगा देते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि मानव मन में उत्पन्न घृणा, घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से मरती है। वे आपस में प्रेम उत्पन्न करके घृणा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। वो हिंसा का प्रयोग कहीं नहीं करना चाहते, वो स्वतंत्रता भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे अगर हिंसा का प्रयोग करके स्वतंत्रता मिलती है तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। उनका यह मानना था कि हिंसा पर टिकी हुई संस्कृति जो होगी ना वो मानवीयता से रहित होगी, यानी अगर उसमें हिंसा शामिल है तो उसमें मानवता नहीं आ सकती। कवि ने समर्थन में पंक्तियां लिखी हैं कि घृणा घृणा से नहीं मरेगी, घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति मानवीय होगी न मुझे भय। देखिए अगर हिंसा पे कोई संस्कृति टिकी होगी तो पशुबल की तरह होगी, वो उसमें मानवता नहीं दिखाई देगी। यह गांधी जी का अटूट विश्वास था। मैंने हेडिंग रखा है लोक पुरुष। लोक पुरुष यानी लोक पुरुष का मतलब होता है जो सदियों में कोई एक महान व्यक्ति ऐसा पैदा होता है जिसका नाम दूर दूर तक चलता है। ये लोक पुरुष के रूप में पाठकों के सामने आते हैं। कवि लिखा है वहां पे कि संस्कृति के नवीन त्याग की मूर्ति अहिंसा ज्योति सत्यव्रत, लोक पुरुष स्थित प्रज्ञ स्नेह धन, युग नायक निष्काम धर्म। ये गांधी जी का व्यक्तित्व है, वो निष्काम है, हमेशा अपने कर्म में लगे रहते हैं, सत्य के व्रती हैं और ज्योति पुंज की तरफ प्रकाशित होते रहते हैं। सांप्रदायिक एकता के पक्षधर हैं गांधी जी। सांप्रदायिक एकता के पक्षधर होने का मतलब देश में जब हिंदू मुस्लिमों के बीच में विभेद उत्पन्न हो जाता है, जब अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीतिकरों के अंतर्गत भारत को छोड़ते छोड़ते भी हिंदू और मुस्लिम को लगा दिया विभाजन करके, उस समय भी सांप्रदायिक दंगा रोकने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। गांधी जी ने वहां पे कहा है, कवि ने कहलवाया है कि मर्म रुधिर पीकर बर्बर भूखी प्यास बुझेगी निश्चय। तात्पर्य क्या है कि क्या रुधिर पी करके धरती की प्यास बुझेगी? नहीं, प्रेम से धरती की प्यास बुझ सकती, इसलिए धरती पे प्रेम फैलाना जरूरी है। समदृष्टा, सबको बराबर देखने वाले, एक निगाह से सबको बराबर देखने वाले, यानी छुआछूत अस्पृश्यता के घोर विरोधी, एक दूसरे के लिए कभी भी वो इस प्रकार का विरोध नहीं रखते थे कि वो अछूत है यानी नीची जाति या छोटी जाति का है तो उससे हमको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कवि ने कहा है कि छुआछूत का भूत भगाने को किया व्रती ने दृढ़ जन आंदोलन। छुआछूत का जो भूत लोगों को पकड़ा हुआ था ना उसको भगाने के लिए इस व्रती ने, किसने? गांधी जी ने दृढ़ आंदोलन किया है। हिले द्विजों के रुद्र हृदय पर खुले मंदिरों के जड़ प्रांगण। जो ब्राह्मण थे ना उनका हृदय हिल गया और मंदिरों के प्रांगण उन अछूत हरिजन भाइयों के लिए खुल गए जो उन मंदिरों में नहीं जा पाते थे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो गांधी जी जो है मुक्ति यज्ञ इस आंदोलन के अग्रदूत हैं और एक ऐसे नेता हैं जिनको जनता अपने नेता के रूप में स्वीकार करती है। अच्छा, एक प्रश्न इसी प्रकार का मैंने और रखा है यहाँ पे जो विभिन्न वर्षों में पूछा गया है
कि मुक्त यज्ञ में निरूपित आजाद हिंद सेना की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आजाद हिंद सेना की क्या भूमिका रही, इस पर प्रकाश डालना है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लाएंगे? तो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अपने ही घर में सुभाष चंद्र बोस जी को नजरबंद कर दिया था अंग्रेजी सेना ने। आपको भी पता, ये तो साधारण कहानी है। वो दाढ़ी मूछ बढ़ा करके वहां से जापान निकल गए थे। अंग्रेजी सरकार सोच रही थी कि ये तो सुभाष चंद्र बोस को तो मैंने घर में बंद कर रखा है। तो उस समय अंग्रेजों को चकमा दे करके जनवरी सन 1941 में नजरबंदी से सुभाष चंद्र बोस जी भाग करके और अफगानिस्तान जर्मनी होते हुए जापान पहुंच गए थे। यह हमारा खंड का भी बता रहा है कि अफगानिस्तान जर्मनी होते हुए वो जापान पहुंच गए और दिसंबर 1941 में जापान ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया है। द्वितीय विश्व युद्ध जो 45 तक चला है उसमें जापान ने प्रवेश किया है 1941 में, और उस समय सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंच गए थे। उस समय मलाया में अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन और अंग्रेजी इन सैन्य विभागों के साथ लगभग 60,000 भारतीय सैनिक और उच्च पदाधिकारी नियुक्त थे जो उनके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी सेना में शामिल थे। अब चूंकि ये पराधीन देश के सैनिक थे इसलिए इनके वेतन और जो सुविधाएं थी और भी जो उच्च अधिकारी और तमाम से इसमें बहुत भेदभाव रखा गया था। ये भेदभाव इतना ज्यादा था कि लोगों के अंदर आपसी असंतोष था और इस असंतोष का फायदा उठा करके जापान ने मलाया पे बहुत आसानी से अधिकार कर लिया। उसी समय बंगाल के क्रांतिकारी नेता श्री राम बिहारी बोस, बंगाल के बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे राम बिहारी बोस, उन्होंने जापानी सैन्य अधिकारियों से मिलकर के युद्ध में जो बंदी भारतीय सिपाही थे उनको मिलाकर एक देशभक्त सेना बनाई और सितंबर 1942 में भारतीय सेना नायकों के नेतृत्व में उस सेना का नाम दे दिया गया आजाद हिंद सेना। मलाया, वर्मा, हांगकांग, जावा आदि अनेक देशों के जो प्रवासी भारतीय थे, जो भारत से भगे हुए लोग थे या जो वहां पे सेवा कार्य के लिए गए हुए थे काम धंधे की जुगाड़ में, वो सब मिल करके एक बड़ी सेना खड़ी किए और सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंपा गया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद सेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बलशाली और बहुत ही सैन्य संगठन, माने पूर्ण हथियारों से लैस यह संगठन तैयार हो गया। 26 जून सन 1945 को भारत के प्रति रेडियो संदेश भेजते हुए आजाद हिंद रेडियो, उन्होंने अपना रेडियो स्टेशन स्थापित कर लिया था। देखिए क्या मतलब व्यक्तित्व है। अपना खुद का रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाले आजाद हिंद रेडियो ने घोषित किया कि आजाद हिंद सेना कोई पराहीन और शक्ति सेना नहीं है। यानी वो कोई पराधीन या शक्तिहीन सेना नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र और शक्तिशाली संगठन है। इनके जो नायक हैं वो धुरी राष्ट्रों की सहायता से भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने की योजना बना रहे हैं। सोचिए 26 जून सन 1945 को आजाद हिंद रेडियो से आजाद हिंद सेना के जो नायक हैं यानी सुभाष चंद्र बोस घोषणा करते हैं कि आजाद हिंद सेना कोई शक्तिहीन और पराधीन सेना संगठन नहीं है, बल्कि ये पूर्ण स्वामित्व वाली और पूर्ण प्रभुत्व वाली एक शक्तिशाली सेना संगठन है जो धुरी राष्ट्रों के साथ मिल करके भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने की योजना बना रहे हैं। मई 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जून में कांग्रेस के जितने बंदी नेता थे वो अंग्रेजों के द्वारा जेल से छोड़ दिए गए। सारे देश में उत्साह की लहर छा गई। उन्हीं दिनों लाल किले में बंदी आजाद हिंद सेना के नायकों पर मुकदमा चलाया गया। जो आजाद हिंद सेना के जो नायक थे उनका लाल किले में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान जब इन सेना नायकों, जो आजाद हिंद सेना के जो नायक थे, इनकी शौर्य गाथाएं जब जनता के सामने आई तब समस्त भारतीय जनता का इनके प्रति बहुत ही प्रेम उमड़ पड़ा कि वास्तव में इन लोगों ने जो जनता के लिए कार्य किया है, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसी समय हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के समाचार से पूरे भारत पर अवसाद यानी निराशा का वातावरण छा जाता है। अपने इस कठिन प्रवास की दुखद कहानियों को सुनकर जनता का जो अवसाद था वह क्रोध में बदल गया और यह क्रोध अंग्रेज शासन की चूल्हे हिलाने के लिए पर्याप्त थी, जिसके बल पे 1947 में भारत को आजाद करना पड़ा, जो क्रांति की ज्वाला आपके सामने उमड़ी थी। अच्छा मित्रों, एक बात और सोचिए कि अगर कोई प्रश्न बन जाए कि मुक्तियज्ञ खंडकाव्य के अंतर्गत कवि ने जिन प्रमुख राजनैतिक घटनाओं का स्थान दिया है उनका नामांकन करिए, तो देखिए ये मैं इसलिए एक जगह समराइज करके दे दिया हूं ताकि ये चीज आपके पास रहेगी ना तो ये हेडिंग की तरह काम करेगी, इसकी व्याख्या आप लोग कर लेंगे। तो मुक्तियज्ञ खंडकाव्य के आधार पर कवि ने जिन जिन प्रमुख घटनाओं को स्थान दिया उन घटनाओं का नाम मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख दे रहा हूं। आप इनको हेडिंग के रूप में चित्रित करके आप इसकी व्याख्या अलग से भी कर सकते हैं। जैसे सबसे क्या, साइमन कमीशन का बहिष्कार गांधी जी ने किया, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, नमक आंदोलन जिनको दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी कहा गया, शासन को आतंकित करने का आंदोलन, देशभक्तों को फांसी, मैकडोनाल्ड पुरस्कार, कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध, हाँ ये टर्निंग पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सन 1942 की क्रांति,
सन 1942 की क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज की स्थापना, स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन और बापू का बलिदान, ये वे प्रमुख घटनाक्रम हैं जिसके आधार पे इस खंड काव्य को लिखा गया है। जी हाँ मित्रों, तो ये रहा हमारा खंड काव्य मुक्ति यज्ञ, जिसकी विशेषताओं को मैंने आज आपके सामने रखा। आशा करता हूं कि ये खंड काव्य आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी तरह की कोई दिक्कतें आती हैं तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ, इसको पॉज करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेंगे तो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है मित्रों, फिर चलिए मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको नोटिफाई कर दूं कि ये सभी जिलों के लिए नहीं है, कुछ निश्चित जिलों के लिए, जैसे कानपुर है, फैजाबाद है, मुरादाबाद है, एटा है, इन्हीं जिलों के लिए ये खंड काव्य है जो ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप केवल उन्हीं जिलों के बच्चे इस खंड काव्य पे ध्यान देंगे, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सभी सम्मानित शिक्षक, अभिभावक और प्रधानाचार्य गणों का सादर अभिवादन। छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।